हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस बार एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि टर्म 1 में तो हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू के पैटर्न पर ही होने वाला है। और इस बार जो है सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी सीबीएसई ने जो है हर सब्जेक्ट के क्लास 10th और क्लास 12th के दे दिए हैं। तो सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, शुरुआत हमने ज्योग्राफी से की है और चैप्टर 1 जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा, जो टर्म 1 में आने वाला है ज्योग्राफी से, ये है एग्रीकल्चर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के जो भी एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतने एमसीक्यूज़ अगर आप कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ने वाले हैं और पूरा जो है वो सही करके आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ में आप लोग भी एमसीक्यू से आंसर देते रहिए ताकि हमको पता चल सके, आपको पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं सही कर रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हमको बिल्कुल बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, हाउ मच ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। देखिए, एग्रीकल्चर से मतलब हो रहा है कृषि की यहाँ बात हो रही है, किसान की यहाँ पर बात हो रही है। तो कितने परसेंटेज पॉपुलेशन भारत की है ना खेती करती है, किसान है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है। सो द आंसर इज़ 2/3। ठीक है ना, 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है, चाहे वो खेती हो या फिर किसी ने डेयरी फार्म खोल रखा हो, है ना। तो जो भी एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ से जुड़े हुए लोग जो हैं वो 2/3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फार्मिंग हैज़ वेरिड फ्रॉम सब्सिस्टेंट टू डैश टाइप। ठीक है ना, वेरिड फ्रॉम, वेरिड मतलब कि पहले जो थी वो सब्सिस्टेंस तरह की फार्मिंग हुआ करती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है, जो पुराने तरीके की जो फार्मिंग होती है ना, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, जिसके अंदर कोई मशीन्स का यूज़ नहीं होता है। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, तो मशीन से हमारे पास में, ट्रैक्टर से, हर है ना, हार्वेस्टिंग से लेके सोइंग से लेके हर तरह की मशीन्स जो है वो अवेलेबल है। लेकिन पहले किसान खुद अपने हाथों से खेती करता था। ठीक है ना, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते थे, टूल्स होते थे, है ना। तो वो सब आपकी प्रिमिटिव जो है टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। लेकिन अब जो फार्मिंग हो गई है, तो सब्सिस्टेंस से चेंज होकर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ चुके हैं। ठीक है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसान जो होता है वो अपने हिसाब से खेती करता था और उसके घर के अंदर जितना अनाज आ जाए, है ना, उसके बेसिस के ऊपर वो काम करते थे। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होए, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस। देखिए, यहीं पर अभी हमने बात करी ना कि जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड है ना, छोटा सा लैंड है किसी किसान के पास में और अपने छोटे मोटे टूल्स से वो मदद से खेती कर रहा है अपने लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो इस तरह की जो खेती होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसका जो है वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग की मेन डिपेंडेंसी क्या है ना, ये जो किसान होते हैं प्रिमिटिव तरीके से जो फार्मिंग करते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं मॉनसून के ऊपर। ठीक है ना, मौसम के ऊपर डिपेंड होते हैं, कब बारिश होगी, है ना, खेतों में पानी आएगा, उस हिसाब से फिर जो है ये अपनी खेती को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इनके पास क्योंकि अलग तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना होल है ना कुछ है। ठीक है, तो मॉनसून के ऊपर इन लोगों की डिपेंडेंसी रहती है। तो राइट आंसर इज मॉनसून। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक पैच ऑफ लैंड पर किसान जो है खेती करता है और एक बार वहाँ से अनाज लेने के बाद में उस खेत को वहाँ पर जला के छोड़ दिया जाता है ना, और फिर कोई नया खेत वो लोग बनाते हैं जाके आगे, है ना। ये पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। तो किस टाइप की है ये, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले ये सब होता था तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्यों नाम दे रहे हैं हम इसको शिफ्टिंग, कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना, एक ही जगह पर खेती नहीं करते हैं। आए, खेत बनाया, खेती की, है ना, अनाज उग गया, फिर उस खेत को खाली करके कहीं और चले गए, और इसको कहीं और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी में है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉल्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पर आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, इस तरह के जो स्टेट्स हैं, उधर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे झूमिंग नाम से जाना जाता है। आपकी बुक के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत से अलग अलग नाम दे रखे हैं। राजस्थान में कुछ और नाम है, उड़ीसा में कुछ और नाम है, आंध्र प्रदेश में कुछ और नाम है। हमको इतना ज़्यादा में नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपका, आप इसको इस तरीके से याद रखिए। एक तो झूमिंग जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। झूमिंग के अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको हम कहते हैं, और स्लैश एंड बर्न के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डैश फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो किस तरह की फार्मिंग है, तो ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव के अंदर क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, ठीक। तो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ओके। नाउ which type of farming has the use of higher doses of modern inputs, example high yielding variety seeds, chemical fertilizer, insecticides and pesticides। देखिए अब यहाँ पर ये जो खेती है जिसके अंदर हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स, है ना, बीज यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हैं वो फर्टिलाइजर्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, हर तरीके का केमिकल जो है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है, ताकि जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो इस तरह की जो खेती होती है इसको हम कमर्शियल के नाम से जानते हैं, कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो खेती कमाने के लिए करता है, ठीक है ना। वो चाहता है कि मैं खेतों से ज़्यादा आउटपुट ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कमाई हो सके। तो इस तरह की जो खेती होती है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। देखिए एक लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पर एक ही तरीके का जो है वो खेती हो रही है, यानी कि एक ही तरीके का कोई भी अनाज उगाया जा रहा है, सीड उगाया जा रहा है, ठीक है ना, एक ही तरह का क्रॉप उगाया जा रहा है। तो उस तरह की जो खेती हो रही है उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर इस तरीके का काम होता है, ठीक है। इसमें आगे और हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, है ना, ये भी एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक। इसके अंदर भी लोग पैसा कमाने के हिसाब से, मार्केट में बेचने के हिसाब से जो है वो एग्रीकल्चर किसानी जो है वो करते हैं या फिर करवाते हैं। नेम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना। अब कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स की यहाँ बात हो रही है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कमर्शियल पर्पज़ से प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर एक ही जैसा जो है क्रॉप उगाया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, है ना। तो ये जैसे टी की अगर हम बात करें तो आसाम में जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना, ज़्यादातर आसाम के अंदर आप देखेंगे तो चाय की ही खेती होती है। कर्नाटक में आप देखेंगे तो कॉफ़ी है, ठीक है। रबर आपको केरल की साइड मिलेगा। शुगर कैन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में जो आपको है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे ही बनाना जो है वो केरल के अंदर, ठीक है। तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन डज इंडिया हैव, है ना, क्रॉपिंग सीजन इंडिया के अंदर कितने होते हैं, यानी कि कितनी बार किसान जो है वो खेत के अंदर जो है अपना कोई भी क्रॉप उगा सकता है। तो यहाँ पर 3 तरह के क्रॉपिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3, ठीक है। 3 टाइप के क्रॉपिंग सेशंस जो है वो हमारे यहाँ पर होते हैं। नाउ द 3 मेजर क्रॉपिंग सेशन कौन कौन से होते हैं, है ना, 3 तो हो गए, लेकिन कौन से हैं 3, तो वो होते हैं आपके राबी, खारिफ एंड ज़ैद, ठीक है। राबी, खारिफ एंड ज़ैद, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, है ना, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सॉरी, हाँ, तो सितंबर के अंदर जुलाई के पहले, है ना, जून में जब मानसून आता है तो उस समय जो अनाज उगाया जाता है, ठीक है ना, तो उस समय जो सोइंग होती है उसे हम खारिफ बोलते हैं, ठीक। और ये इसको हार्वेस्ट करने के बाद जो नवंबर दिसंबर में, है ना, उस समय जो अनाज सो किया जाता है उसे हम राबी के अंदर डालते हैं। और ज़ैद जो होता है आपका, ठीक है ना, ज़ैद जो होता है जब राबी को हम निकाल लेते हैं मार्च के आसपास, है ना, मार्च अप्रैल के आसपास, और खारिफ हम बोते हैं कब, जून में, ठीक है ना।
तो मार्च अप्रैल से जून के बीच का जो समय होता है उसके अंदर जो क्रॉपिंग होती है उसे हम ज़ैद के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, ज़ैद। तो यहाँ पर ज़ैद की खेती जो है बेसिकली बहुत कम लोग करते हैं ना, हर कोई किसान नहीं करता है क्योंकि इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के क्रॉप्स जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया है ना, तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़ियाँ हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर लगाई जाती है ज़ैद के अंदर, ठीक। तो राबी, खारिफ एंड ज़ैद ये 3 मेजर क्रॉपिंग सेशंस होते हैं। राबी क्रॉप्स आर सोन कब होते हैं और हार्वेस्ट कब होते हैं, ठीक है। तो सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर, ये पहला ही वाला इसका आंसर है, सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। जैसा भी मैंने आपको बताया, नवंबर दिसंबर के आसपास इसको उगाया जाता है, ठीक है ना, और हार्वेस्ट कब कर लेते हैं, समर में, ठीक है ना, मार्च अप्रैल के आसपास इसको निकाल लिया जाता है। उसी का उलट यहाँ पर खारिफ में अगर हम देखें, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ये देखो सितंबर अक्टूबर कहीं नवंबर, ये डिपेंड करता है। किसान जो है, कुछ किसान जो होते हैं जल्दी लगा लेते हैं तो जल्दी निकाल लेते हैं, है ना, कुछ थोड़ा सा लेट होता है तो 1-2 महीना 2.5 महीने का अंतर जो है चलता है। तो विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, शुरुआत कब होती है, जब मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है तभी शुरुआत होती है। अब बारिश में भी देखिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश में बारिश लेट हुई तो वहाँ थोड़ा लेट हो जाएगा, महाराष्ट्र में पहले हो गई तो वहाँ पहले हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से खारिफ का चलता है। अब मेन क्रॉप्स की अगर हम बात करें, है ना, कि खारिफ के अंदर जो है वो मेन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो खारिफ के अंदर मेन जो क्रॉप की अगर हम बात करें, ठीक, तो खारिफ के अंदर मेन क्रॉप हो जाता है आपका राइस, ठीक है ना। राइस जो है वो यहाँ पर उगाया जाता है मेन क्रॉप में। वैसे राबी के अंदर अगर हम बात करें तो राबी के अंदर मेन क्रॉप उस समय उगाया जाता है वीट, ठीक है, गेहूँ, है ना। फिर अ शॉर्ट सीजन बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन इज नॉन एस, देखो अभी हमने बात करी थी कि राबी और खारिफ के बीच में जो छोटा सा समय बचता है जो, ठीक है ना, जब राबी निकल जाता है और खारिफ को लगाने का समय होता है उसके बीच में, है ना, अप्रैल मई का जो ये समय होता है, तो उस समय जो खेती होती है दैट इज़ ज़ैद, है ना। और कौन सी होती है, ज़ैद की खेती उस समय जो है वो की जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी अपने आंसर्स जो है मेरे साथ साथ में बताते जाइए, है ना, खुद मन में सोचते जाइए कि हाँ कितने आप लोग सही जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक। विच स्टेट्स आर नोन फॉर देयर सक्सेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है वो सक्सेस कौन से स्टेट को मिली थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो स्टेट था जिसे सक्सेस मिली थी दैट वाज पंजाब, ठीक है ना। पंजाब ऐसा स्टेट था जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस मिली थी शुरू में, ठीक। नाउ नेम अ क्रॉप ग्रोन इन ज़ैद सीजन, ठीक। ज़ैद के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक। वाटरमेलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वाटरमेलन हो गए, कुकम्बर हो गए, मस्क मेलन हो गए, इस तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली ज़ैद सीज़न के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। हाउ लॉन्ग डज शुगर कैन टेक टू ग्रो, ठीक है ना। देखिए जो शुगर कैन होता है, गन्ना, है ना, गर्मियों के सीज़न में आप लोगों ने गन्ने का रस पिया होगा या आप लोग गुड़ खाते होंगे घर पे, है ना। तो ये सब आपको कितना महीना लग जाता है इसको, शुगर कैन को, है ना, उगने में, तो ये ऑलमोस्ट अ ईयर ले लेता है, ठीक है ना, लगभग 1 साल ले लेता है। 9-10 महीने में भी बहुत से लोग निकाल लेते हैं, है ना, तो लेकिन लगभग इसीलिए बोला है वो ऑलमोस्ट ईयर, कोई 9 महीने में निकाल लेता है, कोई 10 महीने में निकाल लेता है ना। तो इस तरीके से इसका टाइम जो है वो रहता है। शुगर कैन अगर आपने एक बार लगा दिया तो आप साल भर तक जो है खेत को भूल जाओगे, आप उसमें दूसरा भी कुछ काम कर सकते हैं। नाउ इंडिया द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, देखिए राइस के बारे में बात हो रही है तो इंडिया का कौन सा नंबर आता है दुनिया में राइस प्रोडक्शन के अंदर, तो राइस प्रोडक्शन में इंडिया का जो है वो 2nd नंबर आता है, ठीक है ना। कौन सा नंबर आता है, 2nd नंबर जो है वो इंडिया का यहाँ पर आता है। और राइस रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विथ डैश सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, देखो ये भी हाथों हाथ इसी के साथ में हम याद रखते हैं कि 1st नंबर पे तो देखो राइस प्रोडक्शन में चाइना है, 2nd पे इंडिया है। और राइस को जो है रेनफॉल लगती है लगभग अबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की या 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल अगर होगी तो ही आप जो है राइस की खेती कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, रेनफॉल नहीं भी है और अगर आपके पास उतना पानी है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर का काम कर सकते हो तो फिर आप राइस की खेती कर सकते हो। बेसिकली पंजाब में ऐसा किया जाता है आजकल, है ना, कमर्शियल खेती के लिए ये लोग बेचने के हिसाब से जो है, क्योंकि पंजाब में पानी खूब है ना, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पज से राइस की खेती की जाती है वहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट, अब देखिए गेहूं को उगाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए वेदर की, है ना। तो यहाँ पर जो वेदर कंडीशन होनी चाहिए गेहूं के लिए, कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन, ठीक है ना, थोड़ा ठंडक और ब्राइट
सनशाइन जो है वो चाहिए होती है, ठीक। तो ठंड के समय होता है, हमने देखा ही था अभी, है ना, राबी का ये क्रॉप रहता है। तो उस समय ऑलमोस्ट जो है वो ठंडा तो मौसम रहता ही है और सनशाइन भी रहती है दिन के समय, तो ये वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नाउ विच आर द टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। देखिए, गेहूँ उगाने के लिए कौन सा जोन, हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा जोन जो है वो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट जो जोन होता है वो है आपका गेहूँ के लिए गंगा सतलज प्लेन, ठीक है ना। जो गंगा सतलज प्लेन है ये बेसिकली आपका वही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये वाला जो एरिया आ जाता है, यहाँ पर जो है वो सबसे बढ़िया जो है गेहूँ की खेती होती है, ठीक। तो आप यहाँ इस तरीके से याद रख सकते हैं। नाउ ज्वार इज़ द डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है हमने क्या रखा था, राइस। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो राइस का होता है, कंज्यूम भी राइस होता है। दूसरे नंबर पर हमने रखा था वीट। तो फर्स्ट और सेकंड तो अपना चला गया, ठीक है ना। अब बच रहा है थर्ड। तो ये जो ज्वार है ना, ज्वार को अब रख लीजिए थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है थर्ड नंबर पर है। राइस और वीट के बाद में अगर ज़्यादा खाया जाता है तो वो क्या खाया जाता है, ज्वार, ठीक है ना। अब देखिए और आगे बढ़ जाते हैं। विच फूड क्रॉप इज़ यूज फॉर बोथ फूड एंड फूडर, है ना। फूड एंड फूडर के दोनों के हिसाब से काम में कौन सा क्रॉप है जो ऐसा यहाँ पर आ जाता है, तो वो है आपका मेज़, है ना, मक्का, ठीक है ना। भुट्टे खाते होंगे आप, है ना। भुट्टे अभी बारिश के सीज़न में काफ़ी जो है आपको खाने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। मक्के की आटा भी होता है तो मक्के की रोटियां भी बनती है, ठीक है, काफ़ी लोग खाते हैं उसको। चलिए, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। देखिए, अब बाजरा की यहाँ बात हो रही है। बाजरा भी एक तरीके का धान है, ठीक है ना। तो बाजरा जो होता है क्रॉप है एक तरीके का, तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो देखिए ये होता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बाजरा। आप नाम भी आप याद रख सकते हैं कैसे, बाजरा, है ना। लास्ट में देखिए RA आ रहा है ना। तो RA से राजस्थान और समथिंग लाइक दैट कुछ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कि बाजरा कहाँ होता है, रागी कहाँ होता है, वीट कहाँ ज़्यादा होता है। तो कुछ ट्रिक्स आप अपने मन से भी बना सकते हैं याद करने के लिए। नाउ इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस, यहाँ पर दालों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा नंबर लगता है प्रोड्यूस करने में भी और कंज्यूम करने में भी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे सभी के घरों में है, इंडिया के अंदर दाल तो बनती ही है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है भैया दाल को सबसे ज़्यादा उगाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और खाते भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है पल्सेस के मामले में हम लोग रहेंगे। वेयर इज़ रबर मेनली गो। रबर की जो खेती है वो बेसिकली कहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो रबर की खेती आपकी यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अंडमान एंड मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश को तो देखिए सोया स्टेट कहा जाता है ना। तो सोयाबीन की खेती काफ़ी अच्छी होती है। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था कॉफ़ी है। आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार बच रहा है, तो अंडमान निकोबार इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, यहाँ पर भी रबर की खेती जो है वो होती है, ठीक है। विच फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। देखिए, गोल्डन फाइबर की बात हो रही है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है, ठीक है ना। जूट जो है काफ़ी काम में आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, थैले वगैरह, है ना, बैग्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें जो है जूट की बनाई जाती है, रस्सियाँ वगैरह भी बनती है, ठीक है। तो इसे गोल्डन फाइबर कहा गया है और बेसिकली इसका ज़्यादा प्रोडक्शन आपका वेस्ट बंगाल की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा। इंडिया में ज़्यादातर जो सप्लाई भी होती है वेस्ट बंगाल साइड से ही होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेम अ स्टेट विच इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। देखो, ये अभी क्वेश्चन हम लोग बोल ही रहे थे और यहाँ पर आ ही गया, है ना। तो वेस्ट बंगाल इसका जो है वो आंसर है, ठीक। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। अब देखिए, इसमें से फाइबर क्रॉप कौन सा है, ठीक है ना। तो फाइबर क्रॉप कौन सा है इनके, रबर, जूट, टोमेटो एंड कॉफ़ी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जूट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन अराबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी वॉज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए, अराबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का एक टाइप है ना, अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ होती है। तो ये अराबिका वेराइटी ऑफ कॉफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पहले भी। तो ये आपको कहाँ से आई थी ये इंडिया के अंदर, ये आई थी यमन से, ठीक है ना। ये एक अरेबियन कंट्री है ना। इंडिया से अगर आप मैप को देखते हो इंडिया के, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो अरेबियन सी के साइड में दो कंट्रीज आती है, एक आता है ओमान और एक आता है यमन, है ना। दोनों ऊपर नीचे ही है।
तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ये कंट्री। यहाँ से अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी जो है वो हमारे देश में आई थी। फिर विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो भैया हम ही करते हैं। सबसे ज़्यादा सब्जियां भी हम ही खाते हैं, है ना। वेजिटेरियन सारे ज़्यादातर इंडिया में ही लोग रहते हैं, है ना। बाहर विदेशों में अगर आप जाएंगे तो लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वेजिटेरियन इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए बेवरेज क्रॉप, है ना। बेवरेज की बात हो रही है, पीने वीने की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ और आप मत समझिएगा, है ना। पीने में मतलब हम चाय और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो टी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। कॉफ़ी यहाँ है नहीं तो हम लोग उसको भी लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब कॉफ़ी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी, है ना। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस ये हुई थी आपकी बाबा बूदान हिल्स, ठीक है ना। बाबा बूदान हिल्स पर कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। नाम भी एक अजीब सा ही है, बाबा बूदान, तो मुझे लगता है इसको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन अस, है ना। सिल्क फाइबर को बनाने के लिए, है ना, तो वो जो प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेसिकली, तो सिल्क है, एस से सिल्क और एस से सेरिकल्चर, ठीक है ना। सेरिकल्चर इसको कहा जाता है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनस क्रॉप। देखिए लिग्यूमिनस क्रॉप मतलब क्या होता है, बेसिकली जिसके अंदर जो फली होती है ना, फली के अंदर फिर दाने निकलते हैं, है ना। तो उस तरीके का जो क्रॉप होता है, इनमें से क्या है, तो पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार, सीसम, है ना। तो ये जो है आपका पल्सेस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, है ना। लिग्यूमिनस क्रॉप आपका क्या हो जाएगा, पल्सेस हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी एक जो है हर अनाज का एक प्राइस फिक्स कर देती है, ठीक है, ताकि किसान को जो है वो नुकसान न हो, कि मिनिमम इतना प्राइस तो जो है वो किसान को मिलेगा ही, है ना। उससे कम प्राइस में वो अपने अनाज को ना बेचे, ठीक है ना, किसी भी व्यापारी को या मंडी में। तो क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, या शॉर्ट फॉर्म में ये एमएसपी के नाम से जो है लोग ज़्यादा जानते हैं ना। किसान लोग एमएसपी के नाम से ज़्यादा जानते हैं कि एमएसपी कितना सेट किया है गवर्नमेंट ने, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। सो ये 40 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 100% चैप्टर के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। सब इसके अंदर से ही आने वाला है ना, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसको, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूँ, है ना। सोशल साइंस भी हम कंप्लीट करेंगे और आगे जाके दूसरे सब्जेक्ट्स भी मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो बेसिकली हम लोग आगे और भी करते रहेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू।